हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान ध्वनि एनसीईआरटी आधारित कथन कारण से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न के बारे में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से आज का पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। तो अभिकथन बिल्कुल सही कह रहा है कि बिजली की जो चमक होती है यानी कि लाइट जो है वो आवाज यानी कि ध्वनि से पहले दिखाई देती है। जब भी बादल गरजते हैं तो बिजली चमकते हुए पहले दिखाई देती है, उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो ये जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है, बिल्कुल गलत बात। ध्वनि की जो गति होती है प्रकाश की गति से अधिक नहीं होती बल्कि कम होती है, यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है वह अधिक होती है। तो जो कारण दिया हुआ है वह असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कथन जो है सत्य है और लेकिन जो कारण है वो असत्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अभिकथन, चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है कि चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी अब जब भी कोई बात करेंगे तो ध्वनि जो है उसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं है जिससे वह ध्वनि को सुन सके। कारण कह रहा है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल यही भी बात सही है। तो वायुमंडल ही नहीं है तो फिर दो व्यक्ति जब आपस में बात करेंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो व्याख्या भी सही रूप से कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कथन ए, कारण आर दोनों सत्य है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ध्वनि सर्दियों के ठंडे दिन की तुलना में गर्मी के गर्म दिन में तेज गति से चलेगी। क्या ये बात सही है? कारण कह रहा है ध्वनि का वेग उसके परम तापमान के वर्ग के समानुपाती होता है। तो अभिकथन जो दिया हुआ है, ध्वनि सर्दी के ठंडे दिन की तुलना में गर्मी के गर्म दिन में तेज गति से चलती, तो ये बिल्कुल सही है। और जो कारण दिया हुआ है, ध्वनि का वेग जो है उसके परम तापमान के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कथन ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है, ध्वनि के कठोर और पॉलिश की गई सतह पर आपतित होने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात है। ध्वनि जो है कठोर पॉलिश की गई सतह पर आपतित होने पर प्रतिध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। ध्वनि कारण दिया है, ध्वनि ऊर्जा नरम और ढीली बनावट वाली वस्तुओं द्वारा पूरी तरह से परावर्तित हो सकती है। तो ये कथन जो कारण दिया हुआ है वो गलत है। ध्वनि ऊर्जा नरम ढीली बनावट वाली वस्तुओं द्वारा पूरी तरह से परावर्तित हो सकती है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कथन ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन, ठोसों में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्या ये बात है? ठोसों में ध्वनि की जो चाल होती है वह अधिकतम होती है, बिल्कुल सही बात है। यद्यपि उनका घनत्व अधिक है, तो ठोस है तो उसका जो घनत्व है जो अधिक होगा तो चाल भी क्या होगी? ध्वनि की अधिक होगी। तो बिल्कुल सही बात है। कारण दिया हुआ है, ठोस का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है, ये भी सही है। ठोस जो होती है उसकी प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो अधिक होती है कंपेयर देन जो लिक्विड या फिर द्रव होता है या फिर गैस होता है उससे। तो ये भी सही है। तो इसकी व्याख्या देखें तो दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। ठोस जो है प्रत्यास्थता गुणांक है जिसकी वजह से वह उसका जो घनत्व तो है क्या है? अधिक भी है, और ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोसों में अधिक भी होती है। तो ऑप्शन ए
कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर कथन ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अभिकथन है संपीड़न और विचलन में घनत्व और दाब में परिवर्तन होते हैं। तो बिल्कुल सही है। संपीड़न और विचलन में घनत्व और दाब में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कारण दिया है, जब कणों को संपीड़ित किया जाता है तो माध्यम का घनत्व बढ़ जाता है। ये भी सही है। जब कोई भी कण है उसको हम संपीड़ित करेंगे, संकुचित करेंगे, तो माध्यम का जो घनत्व है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो कोई गैस है, गैस को हम क्या करेंगे? संपीड़ित करेंगे, तो गैस के जो कण है वो क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे और उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। जब उन्हें विचलन किया जाता है तो माध्यम का घनत्व घट जाता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, संबंधित हैं और इसका व्याख्या भी प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? कथन ए कारण आर दोनों सत्य है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग ऑक्सीजन गैस में ध्वनि के वेग से कम होता है। तो असत्य कथन है, अपोजिट दिया हुआ है। ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही है। तो कथन ए असत्य है लेकिन कारण जो है सत्य है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है आर्द्रता में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो सत्य है। आर्द्रता में ध्वनि का जो वेग है क्या होता है? बढ़ता है। ध्वनि का वेग माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो बिल्कुल गलत है कि ध्वनि का वेग जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो कथन जो है क्या है? सत्य है और लेकिन कारण जो है असत्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन, अभिकथन है वे तरंगे जिसमें माध्यम के अलग अलग कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में अपनी माध्यम स्थिति के चारों ओर गति करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। क्या कह रहा है? कोई भी एक तरंग है जो माध्यम के अलग अलग कण हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जो है क्या कर रही है? माध्य स्थिति के चारों ओर गति कर रही है। उसको हम क्या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती कैसी होती है? लंबवत तरंगे होती है। बस एक ही की पॉइंट याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंगे कैसी तरंगे हैं? लंबवत होती है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। कारण कह रहा है किसी ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूलतः उसके आयाम से निर्धारित होती है। ये भी सही है। किसी ध्वनि की जो प्रबलता या जो मृदुता होती है उसके आयाम से निर्धारित होती है। लेकिन दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है? अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? अभिकथन है ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण की अनुभूति उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। ध्वनि जो है क्या है? ऊर्जा का एक रूप है और श्रवण की अनुभूति उत्पन्न कराता है हमारे कानों को। तर्क यानी कि कारण दिया हुआ है। जब आप ताली बजाते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब हम ताली बजाते हैं तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो क्या सही व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? कथन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन
11 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन वह पदार्थ या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है माध्यम कहलाता है। क्या सही दिया हुआ है? तो बिल्कुल सही है। पदार्थ या फिर कोई भी पदार्थ है जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है तो क्या कहलाता है? उसका माध्यम कहलाता है। जैसे कि वायु हो गया, या फिर द्रव हो गया, या फिर ठोस हो गया, तो वो सब क्या है? एक माध्यम है जिससे ध्वनि जो है संचारित होती है। कारण दिया हुआ है, ध्वनि एक माध्यम से होकर उत्पन्न होकर बिंदु से श्रोता तक जाती है। तो ये भी सही है। कोई भी ध्वनि जो है एक माध्यम से उत्पन्न होती है और किसी श्रोता तक पहुंचती है। लेकिन दोनों जो स्टेटमेंट है क्या एक दूसरे से संबंधित है? तो नहीं है। ये अलग स्टेटमेंट बता रहा है और ये अलग स्टेटमेंट बता रहा है, तो दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन एक और कारण जो है दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है ध्वनि तरंगों की विशेषता माध्यम के कणों की गति होती है और इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ध्वनि तरंगों की जो विशेषता माध्यम के कणों की गति होती है और इन्हें हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, यानी कि जो ध्वनि होती है वो क्या है? एक तरह की यांत्रिक तरंग है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण दिया है वायु सबसे सामान्य माध्यम है जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। वायु सबसे सामान्य माध्यम है जिससे होकर ध्वनि जो है संचारित होती है। तो इसमें व्याख्या देखें, अगर संबंध देखें तो वायु सामान्य माध्यम तो है और ध्वनि संचारित होती है, तो ध्वनि तरंगों की जो विशेषता माध्यम के कणों की गति होती है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित नजर आ रहे हैं और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। अगर आप अभिकथन के बाद क्योंकि लगाएंगे और उसका कारण स्पष्ट नजर आता है तो वह समझ आ जाता है कि वह व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो अब ध्वनि तरंगों की विशेषता माध्यम के कणों की गति होती है और इन्हें यांत्रिक तरंग कहते हैं, क्योंकि वायु सबसे सामान्य माध्यम है जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है। तो दोनों सही है, तो व्याख्या भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वर की ध्वनि स्वर रज्जु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही बात है। मानव स्वर की जो ध्वनि होती है, यानी कि जो स्वर रज्जु होती है, वोकल कॉर्ड होती है, वहीं पर उत्पन्न होती है, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। कारण है कंपन का अर्थ किसी वस्तु की एक प्रकार की तीव्र गति से आगे पीछे गति है, यानी कि कंपन जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है, किसी वस्तु के एक प्रकार की तीव्र गति के आगे पीछे होती रहती है, यानी कि एक ही जगह पर क्या होती है? इधर उधर घूमती रहती है, अपने इर्द गिर्द घूमती रहती है, एक बिंदु के आसपास ही। तो ये जो कारण दिया है ये भी सही है, लेकिन क्या एक दूसरे से संबंध नजर आ रहे हैं? ये बात कर रहा है स्वर, यानी कि मानव स्वर की ध्वनि के बारे में, और ये बात कर रहा है कंपन वस्तु के बारे में। तो क्या संबंध नजर आ रहा है एक दूसरे में? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं। एक मानव ध्वनि के बारे में, मानव स्वर के बारे में बात कर रहा है, और एक वस्तु के एक जगह पर कंपन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। क्या ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है? बिल्कुल सही है। इसके संचरण के लिए वायु, जल, स्टील यानी कि वायु यानी कि गैस माध्यम में, जल यानी कि द्रव माध्यम, स्टील यानी कि ठोस माध्यम आदि जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। जो ध्वनि होती है उसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। क्या ये भी सही है? तो बिल्कुल सही बात है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। क्या एक दूसरे से संबंधित नजर आ रहे हैं? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती एक अलग स्टेटमेंट दे रहा है, और ध्वनि के माध्यम के बारे में बताया गया है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कथन ए और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण
कथन की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है 15 नंबर क्वेश्चन। प्रतिध्वनि किसी बड़ी और कठोर बाधा द्वारा मूल ध्वनि के परिवर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। कोई भी प्रतिध्वनि हो रही है तो किसी बड़ी और कठोर बाधा द्वारा मूल ध्वनि के परिवर्तन के कारण होती है। जब भी हम किसी घाटी एरिया में जाते हैं और जोर की आवाज़ लगाते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है वापस लौट करके आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि होती है। तो ध्वनि की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो कथन जो है बिल्कुल सही बात है। कारण दिया हुआ है, एक सुस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। क्या ये सही है? तो ये जो कारण दिया हुआ है वो गलत है। अच्छा, एक मिनट। ये जो कारण दिया हुआ है यानी कि एक सुस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने, यानी कि एक आवाज़ उसके बाद दूसरी जो प्रतिध्वनि आती है तो मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का जो समय अंतराल होता है कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंध भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम में तब गति करता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को गति प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल सही है। एक तरंग जो है क्या है? एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम में तब गति करता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। यानी कि एक दूसरे से जब टक्कर करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। कारण दिया हुआ है, कंपन करती वस्तु के संपर्क में आने वाला माध्यम का एक कण सबसे पहले अपनी संतुलन स्थिति से विस्थापित होता है और एक तरंग उत्पन्न करता है। ये भी सही है। कोई भी कंपन करती हुई वस्तु है और संपर्क में आने वाला जो माध्यम का एक कण है, सबसे पहले उसकी जो स्थिति है, यानी कि कोई भी कण है, अब जब ये कण इससे टकराएगा तो क्या कर देगा? टकराने के बाद इसमें विस्थापन उत्पन्न कर देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? गति उत्पन्न हो जाएगा और एक तरंग उत्पन्न भी होगा। तो ये भी सही है और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित भी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन है, मानव कान वायु में दाब में होने वाले श्रव्य आवृत्तियों के परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। क्या ये सही है कि मानव कान जो है वायु में दाब में होने वाले श्रव्य आवृत्तियों के परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो बिल्कुल सही है। मानव कान जो होता है वायुमंडलीय दाब में होने वाले श्रव्य आवृत्तियों के परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो ये विद्युत संकेत में परिवर्तन करने का जो कार्य है कौन करता है? तो मानव के जो कान है उसमें कॉक्लिया उपस्थित होता है। जो कॉक्लिया होता है वह संवेदी कोशिकाएं भी कहते हैं, जो श्रव्य आवृत्तियों को क्या करता है? विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है, श्रव्य ध्वनि 20 से 2000 हर्ट्ज की सीमा में होती है। बिल्कुल गलत है कि जो श्रव्य ध्वनि होती है 20 से 20,000 तक होती है। 20 से कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज की सीमा तक होती है, ना कि 2000 हर्ट्ज की सीमा तक होती है। तो क्या हो जाएगा? कारण जो है गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ए जो है सत्य है, आर जो है असत्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। श्रव्य ध्वनि 20 से 200 हर्ट्ज की सीमा में होती है। गलत है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो श्रव्य ध्वनि होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में होती है। तो गलत कथन है। कारण देखते हैं। अश्रव्य ध्वनि या अवर ध्वनि में ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो कारण क्या है?
सही है या फिर गलत है? तो ये भी बिल्कुल सही कारण दिया हुआ है। अश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? कथन जो है वो क्या है? असत्य है, लेकिन कारण जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन है, अधिक तीव्रता और आवृत्ति वाली ध्वनियाँ अधिक ऊंची होती है। बिल्कुल सही है। जो अधिक तीव्रता और आवृत्ति वाली ध्वनियाँ होती है क्या होती है? अधिक ऊंची होती है। ध्वनि की प्रबलता तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये भी सही है। ध्वनि की जो प्रबलता है वह तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भर करती है, इसलिए क्या होती है? ध्वनि की जो ऊंचाई होती है वो अधिक होती है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कथन ए और कारण दोनों सत्य है। कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दिया है, किसी स्वर का तारत्व उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्या किसी स्वर का जो तारत्व है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है उस पर निर्भर करता है। कारण दिया हुआ है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। तो बिल्कुल सही है। जो ध्वनि है निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो ये जो कारण जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी, कथन असत्य है लेकिन कारण जो है वो सत्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आज का अंतिम सवाल है ये न्यूमेरिकल। एक क्षण की आवृत्ति 2 हर्ट्ज, वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, यानी कि हमको क्या निकालना है? लेम्डा का मान निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, लेम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, यानी कि तरंग दैर्घ्य बराबर वेग बटे आवृत्ति, यानी कि v जो है क्या हो जाएगा? उसका वेग है, और f जो है क्या है? उसकी आवृत्ति है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मान रख देते हैं। वेग कितना दिया हुआ है? 340 दिया हुआ है, 340 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है कितनी दी हुई है? 200 दी हुई है। तो एक जीरो कट जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 34 को 20 से, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, और 20 एक कम 20 बचा कितना? 14। जब इसमें दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे तो 20 सत्ते क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो लेम्डा का मान यानी कि तरंग दैर्घ्य जो है कितना हो जाएगा? 1.7 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1.7 मीटर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो जो है आप तक पहुंच सके।